हाँ, अच्छा सबको यू आर प्रेजेंटर, ओके। तो हाँ, तो मैं कल का एक न्यू तो मैं आपको बेसिक्स एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन दिखा रहा था। एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन ये बेसिक है, हमेशा आपको मालूम रहना चाहिए। प्रोडक्शन पाइपलाइन क्योंकि कोई भी फिल्म बनता है तो ये पाइपलाइन में ही बनता है। अगर आपका प्रोजेक्ट 2 साल का प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन 2 साल का प्रोजेक्ट है और 2 साल में आपने प्लानिंग किया होता है कि प्री प्रोडक्शन 6 महीने तक चलेगा, फिर बाकी का प्रोडक्शन 8 महीना चलेगा, बाकी का ऐसे आपने प्लान किया होता है। तो जो भी आपका प्लानिंग है वो हिसाब से जो प्लानिंग के हिसाब से हम लोग देखते हैं। सॉरी सॉरी, लैग हो रहा है कॉन्सेप्ट। हाँ, थर्ड वन इज स्क्रीन प्ले, फोर्थ वन हाँ स्टोरी बोर्ड। स्क्रीन प्ले के ऊपर से हम लोग स्टोरी बोर्ड बनाएंगे। स्टोरी बोर्ड का मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। फिर एनिमेटिक्स और कुछ भी नहीं है। एनिमेटिक्स आपका स्टोरी बोर्ड को ही हम लोग प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं एनिमेटिक्स। ओके, सो पूरा प्री प्रोडक्शन आपका इसी में है, प्री प्रोडक्शन। और सब चीज़ को सिंपल वे में समझ लो, फिर उसको डिटेल में आप बाद में समझो। तो स्टोरी बोर्ड जो है उसमें मैं और थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। स्टोरी बोर्ड पैनल होता है स्टोरी बोर्ड का, और एक पहले तो हम लोग थंबनेल करते हैं एक ओके। तो ये कंट्रोल Z, तो पूरा फिल्म जो आपका बनने वाला है उसका, उसको हम लोग तो थंबनेल में ड्रॉ करेंगे कि पहला ऐसा होगा, नंबर वन, सेकेंड वन ऐसा होगा। थंबनेल में हम लोग जब इसके स्क्रीन प्ले आर्ट इसके बारे में डायरेक्टर के साथ बैठेंगे तो हम लोग थंबनेल ड्रॉ करेंगे कि स्टार्टिंग में ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, 4 नंबर 5 नंबर। तो पूरा हम लोग रफ ड्राइंग करेंगे। मतलब स्क्रीन प्ले जो ये है, डायलॉग राइटर है, स्क्रीन प्ले राइटर है, वो आपको बोलेगा कि ये पहले सीन में ऐसा होने वाला है। तो आप ये करोगे कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, पहला सीन में ऐसा होगा। फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये सीन में एक सीन उन्होंने बोला है, लेकिन एक सीन में एक सीन नहीं है, 2-3 सीन है, 2-3 शॉट्स, मतलब 2-3 ये देना पड़ेगा आपको। तो फिर आप क्या करते हो, एक सीन में 2 शॉट्स लेते हो। समझ गए ना? मतलब कैसे कि एक सीन होता है, सीन के अंदर आप जो लेते हो उसको बोलते हैं शॉट्स, लेते हैं आप, पहला शॉट, सेकंड शॉट। फिर शॉट्स के अंदर होता है टेक। आप टेक, अच्छा एक्टर होगा तो एक ही टेक में वो पूरा आपका सीन दे देगा आपको। फिर शॉट्स होते हैं, टेक होता है, सीन के अंदर शॉट होता है, शॉट के अंदर टेक होगा। ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो सिंपल, एक फिल्म के अंदर अ, एक फिल्म जब बनता है, एक एक फिल्म जब बनता है, वन फिल्म, तो उसके अंदर बहुत सारे सीन होंगे, सीन। ओके, उसमें समझो छोटा फिल्म आप बना रहे हो, उसमें 20 सीन है समझो। तो 20 सीन में 20 सीन तो 1 2 3 4, तो एक पहले सीन में 3-4 शॉट होंगे, 3 से 4 शॉट्स हैं। फिर सेकंड सीन में आपके 2 शॉट्स हैं, ऐसे ऐसे होगा। टेक मतलब आपको पता है कि ओके। तो बहुत सारे लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टोरी बोर्ड को, सीन वाइज, नंबर, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3। बहुत सारे लोग शॉट्स में पकड़ते हैं, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, थर्ड शॉट, ऐसे है। तो ये पूरा टीम को समझने के लिए स्टोरी बोर्ड होता है। स्टोरी बोर्ड से आपको पूरा फिल्म समझ में आता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। और स्टोरी बोर्ड हम लोग क्यों बनाते हैं
क्योंकि पूरा प्रोडक्शन समझने के लिए एक सस्ते में पूरा आपका ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है। समझ गए ना आप? बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं हम लोग कि ऐसा बिल्डिंग बनेगा। ओके, जो इंटीरियर डेकोरेट जो बिल्डर होता है, जो आर्किटेक्चर होता है, वो डिज़ाइन करता है एक बिल्डिंग और उसका एक ब्लूप्रिंट रेडी करता है, क्योंकि वो डिज़ाइनर होता है, उसको मालूम है ऐसा-ऐसा बिल्डिंग बनेगा। बिल्डर प्रोड्यूसर होता है, बिल्डर पैसा डालेगा, आर्किटेक्चर डिज़ाइनर होता है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेगा और उसके बाद बिल्डिंग बनेगा। ओके, तो मैं अच्छा इनको ऐड करता हूँ। सॉरी, कहाँ पे था मैं? और भी आ गए लोग। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि कोई भी बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग बनने से पहले उसका डिज़ाइनर होता है, जो आर्किटेक्चर होता है वो डिज़ाइन करेगा। वो डिज़ाइन का जो आपका ये रहेगा पूरा आपका बिल्डिंग का चार्ट रहेगा, आपका पर्सपेक्टिव हाँ रहेगा। पूरा पर्सपेक्टिव के ऊपर से बिल्डिंग का 3D मॉडल वो लोग बनाएंगे। फिर बिल्डिंग बनने से पहले तो पूरा प्री प्रोडक्शन ही है। ओके, तो एनिमेशन फिल्म बनाने से पहले एनिमेटर जो जो डायरेक्टर होगा, जो एनिमेटर होगा, जो फिल्म मेकर होगा, वो पूरा प्री प्रोडक्शन का प्लानिंग करेगा। तो फिल्म मेकिंग कोई भी हो, एनिमेशन हो या एड फिल्म हो या लाइव एक्शन फिल्म हो, स्टोरी बोर्ड बनता ही है। पहले इंडिया में नहीं बनता था, पहले लोग डायरेक्ट कैमरा लेके जाते थे, लेकिन अभी नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी पूरा स्टोरी बोर्ड के साथ ही काम होता है, क्योंकि आपका बजट पूरा बच जाता है। आपको पता है टाइटैनिक का पूरा स्टोरी बोर्ड बनने के बाद उन्होंने पूरा टाइटैनिक कभी टाइटैनिक का मॉडल सेट पूरा टाइटैनिक का सेट बनाया ही नहीं है। आपको पूरा जहाज जो दिख रहा है वो पूरा जहाज जहाँ पे शूट हुआ है छोटा मॉडल बनाया है उसका। इन बड़ा जहाज जो है टाइटैनिक का बड़ा जहाज जो है ऐसा कुछ ये है, ऐसा कुछ ऐसा। तो बड़ा पूरा का पूरा उन्होंने टाइटैनिक का जहाज नहीं बनाया है, उन्होंने सिर्फ आधा ही बनाया था उन्होंने। और जब उनको मालूम पड़ा कि पीछे से जब स्टोरी बोर्ड में आता है कि पीछे से उसको दिखाना है जहाज को, तो उन्होंने क्या किया, इसको पूरा उल्टा लेटरिंग सब उल्टा लगा दिया और उसको शूट किया। मतलब उन्होंने पूरा मतलब कितना प्रोडक्शन कॉस्ट बचता है स्टोरी बोर्ड से। जब आप स्टोरी बोर्डिंग करते हो, हाँ, ये जो प्लानिंग करते हो आप, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बच जाता है, बहुत सारा। क्योंकि स्क्रीन में आपको इतना ही दिखने वाला है, तो उतना सब बनाने का ज़रूरत क्या है? आपने सेट वगैरह देखा होगा, मतलब सेट बनता है, महल का सेट बनता है। बहुत सारे सीरियल्स में आप देखोगे, एक महल दिखाते हैं पूरा। लेकिन वो पूरा महल जो होता है, वो महल का सेट होता है। मतलब अगर आप किसी इसमें विज़िट करोगे स्टूडियो में, तो आप देखोगे कि जितना कैमरे में दिखेगा आपका, उतना ही काम होता है। ओके, समझो एक घर का सेट है, घर का महल का सेट है, महल का। तो जो अभी कैमरे में आपका महल, यहाँ पे चेयर, आप इसमें विज़िट करो बालाजी मुंबई में स्टूडियोज़ हैं। अभी नाम चेंज कर दिया स्टूडियो का, दादा साहेब फाल्के स्टूडियो बना दिया। तो ये समझो ऐसे दरवाज़ा, और सॉरी ऐसे इसके पीछे नहीं आएगा, इसके पीछे दरवाज़ा, झूमर, और यहाँ पे जो भी झूमर वीमर रहेगा, जहाँ पे जहाँ तक कैमरा घूमने वाला है उतना ही आपका उनका काम रहेगा। पीछे ये छोड़ देंगे वो लोग, पीछे सब आपको लकड़ी उसको सेट बनाते, गणपति डेकोरेशन वगैरह आपने देखा होगा, कलकत्ता में देवी का डेकोरेशन आपने देखा होगा। पीछे से आप जाके देखोगे तो पूरा आपको लकड़ी का स्ट्रक्चर वगैरह सब दिखेगा। सामने से आपको जो दिखाई देगा, मतलब जिस ओरिजिनल काम जहाँ पे होगा उसी पे काम होता है। तो पूरा स्टोरी बोर्ड देख के आर्ट डायरेक्टर को भी समझ में आता है कि मुझे इतना ही काम करना है। ओके, अगर कैरेक्टर अगर महल में जा रहा है, ओके, सामने महल है और कैमरा में इतना ही महल दिखने वाला है, बाकी सब हम लोग सब इसमें ले लेंगे। अभी तो क्रोमा शूटिंग के वजह से बहुत सारा काम आसान हो गया है।
सिर्फ आगे का ही सेट आपको बनाना पड़ता है, पीछे पूरा ब्लू, पीछे का पूरा कट करके वो लोग क्रोमा ये लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके, क्रोमा से बहुत खर्चा बच गया है एक्चुअली, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था उस हिसाब से। तो ये जो स्टोरी बोर्डिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोरी बोर्डिंग में आ, हर एक स्टोरी बोर्डिंग का पैनल होता है। स्टोरी बोर्ड पैनल अगर मैं टाइप करता हूँ तो आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। स्टोरी बोर्ड पैनल आप टाइप करो, स्टोरी बोर्ड पैनल टाइप करो, देखो ये सब स्टोरी बोर्ड पैनल है। ये सब स्टोरी बोर्ड पैनल है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट, जो आपका फिल्म का प्रोजेक्ट बन रहा है उसका नाम ये जितने सीन्स होंगे, आपका जितना शॉट्स होगा वो हिसाब से यहाँ पे आपका स्टोरी बोर्ड रहेगा। यहाँ पे डायलॉग्स रहेंगे और इसमें देखो अलग अलग टाइप के, जैसा आपका ये है, मतलब समझो आप फिल्म का स्टोरी बोर्ड पैनल अलग रहेगा, डिज्नी का स्टोरी बोर्डिंग का पैनल ये जो अलग था। तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि पैनल नंबर वन सीन में बहुत सारे शॉट्स होंगे, तो सीन वन पैनल वन, यहाँ पे सीन वन पैनल टू, सीन वन पैनल थ्री, ऐसे फिर एक सीन चेंज होगा। फिर सीन नंबर वन पैनल वन में यहाँ पे ड्राइंग आएगा, यहाँ पे डायलॉग्स अगर कोई बोल रहा है तो उसका डायलॉग आएगा। एक्शन पोजिंग, तो वहाँ पे क्या होने वाला है एक्शन, वो यहाँ पे आप लिखोगे कि मिस्टर ए मिस्टर बी को, यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे मैं मीटिंग में जाके ये करता हूँ। ओके, सो क्या कर रहा था मैं, ओके स्टोरी बोर्ड, अच्छा। सो हर एक जो आपका सीन है, हर एक सीन का पैनल है। एक सीन में बहुत सारे पैनल हो सकते हैं, तो एक सीन का पैनल में डायलॉग आप लिखोगे, यहाँ पे एक्शन पोज लिखोगे। एक्शन और पोजिंग में कैसा मतलब समझो मिस्टर ए डायलॉग बोल रहा है तो मिस्टर बी उसके सामने खड़ा है, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओवर द शोल्डर शॉट। शॉट भी यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, ओवर द शोल्डर शॉट डालेंगे। ओ एस ओ एस एस शॉट बोलते हैं, ये ज़्यादा चलता है। ओवर द शोल्डर शॉट मैक्सिमम आप देखोगे, क्योंकि एक कैरेक्टर बात करता है तो हम लोग दूसरे कैरेक्टर के कंधे के ऊपर से कैमरा दिखाते हैं, तो ओ एस एस शॉट ज़्यादा चलता है। तो वो शॉट कौन सा है आप डालोगे, एस्टेब्लिशिंग शॉट है, ओ एस एस शॉट है, या लॉन्ग शॉट है, मिडल शॉट है, एस्टेब्लिशिंग शॉट, जो भी वो पूरा प्लानिंग यहाँ पे रहेगा। नोट्स की इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे रहेगा कि समझो आपके ये सीन में एक जानवर को भी इन्वॉल्व करना है, तो जानवर अगर बहुत सारे सीरियल्स में देखो आजकल जानवर दिखाते हैं, जैसे कि मेरे साईं करके सीरियल आता है साईं बाबा का, वो तो उसमें सोनी में आता है शायद वो, तो उसमें एनिमल वगैरह दिखाते हैं बहुत बार, एनिमल पंछी और पेड़ में एनिमल है, वो सब एनिमेटेड है, वो रियल नहीं है। तो वो लोग वो सब दिखाते हैं, तो वहाँ पे उनको मालूम होता है कि यहाँ पे तो पर्टिकुलर उस जगह पे वो लोग कुछ निशानी कर देते हैं कि यहाँ पे देख के आपको बात करना है। तो शूटिंग के टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बाद में उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है तभी वो लोग को ये सब स्टोरी बोर्ड जाता है कि यहाँ पे ये कैरेक्टर रहेगा। तो जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है, जो पोस्ट प्रोडक्शन वाला, वहाँ पे एनिमेटेड कैरेक्टर क्रिएट करके उसको फाइनल कर देगा, ऐसे है। तो डिपेंड्स आप कौन सा मेथड में फिल्म बना रहे हो। तो दिस स्टोरी बोर्ड इज़ इम्पोर्टेंट। फिर पूरा स्टोरी बोर्ड का पैनल होने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको पूरा, मतलब स्टोरी बोर्ड का पैनल बहुत सारा बन गया, उसको आप पूरा यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर में जिसमें एडिटिंग हो सकता है, मतलब वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर का बोल रहा हूँ मैं, वीडियो एडिटिंग। आपका फ़ोटोशॉप है वो फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, फ़ोटोशॉप फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और एक मिनट, हॅलो, हां आलात का तुम्ही खाली? 12 मला वाटते आहे, मी येतो येतो बाहेर. हां, तुम्ही, हां मी येतो खाली. हां हां हां.
हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको तब तक दिखाता हूँ, एक 2 मिनट के लिए मैं ये डिज़नी का जो प्रोडक्शन यहाँ पे मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। नहीं, मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्या? ये सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इसलिए आपको ऑफ हो रहा है। अच्छा, सॉरी, ओके। तो मैं अभी एक वीडियो आपको दिखाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बंद करो, फिर सॉरी, इसमें ही मुझे करना है। अच्छा, इसमें आपको साउंड आता है ना? तो तो मैं पता नहीं सर, लास्ट वीडियो में तो कुछ नहीं आया था, मतलब लास्ट वीडियो में लास्ट साउंड वीडियो था। में साउंड नहीं था, तो ये मैं प्ले कर रहा हूँ। इस इसका आ रहा है क्या साउंड? प्ले करो सर। आ रहा है? नहीं सर, आपने प्ले किया, मैं सिर्फ पॉज दिखा रहा है मेरे को तो। नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, नहीं आ रहा। हाँ, तो वीडियो एडिटिंग में वीडियो शेयर करते वक्त मुझे कुछ शायद और करना पड़ेगा। मुझे हाँ, मैं मोर एक्शंस लार्ज गैलरी शो मीटिंग फुल स्क्रीन, तो मैं इसी में जाके दूसरा ऑप्शन है वाइट बोर्ड फ्री हैंड बाय, ये फ्री हैंड के लिए है, यहाँ पे तो नहीं है। तो इसमें साउंड का भी ज़रूरत नहीं है वैसे, मैं तब 2 मिनट के लिए आप ये वीडियो देखो। ये ज़रूरी है इसके लिए क्योंकि पूरा डिज़नी का फ़िल्म मेकिंग 10 मिनट्स में 6 मिनट में वो दिखाएगा आपको।
हाँ 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 हाँ, वो लाया तुमने दिया ना, गया गया। हाँ वो, क्योंकि वो हम लोग ऊपर लाने में टाइम लगा, नहीं उसने गिफ्ट में रखा, चलेगा ना, ठीक है। हाँ बड़ा है लेकिन, हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ एक थैली भी है। हाँ हाँ हाँ, ओके। सर। हेलो। हाँ सर, सर यू आर नॉट स्क्रीन शेयरिंग सर। ओ नो, सॉरी सॉरी। लेकिन उसका साउंड तो नहीं आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं सर, नहीं। मे बी सर इसमें ऑप्शन हो, इंक्लूडिंग ऑडियो, ऑडियो डिवाइस, डिवाइस ऑडियो ऑप्शन। Okay, then I will ask sir and we will do experiment on that and I will show you this tomorrow again because this is important. तभी मैंने आप लोगों को दिखाया, वो सिर्फ क्या था, तो जर्टी द डायनासोर था। ये 1930 में जो इसने डिज्नी ने स्टार्ट किया एनिमेशन, तो फर्स्ट फिल्म था उसका स्नो वाइट एंड सेवन डॉग्स। और तो उसका पूरा प्रोसेस सिंपल वे में उन्होंने दिखाया था, उन्होंने कैसे ड्राइंग, कैसे टू पूरा गैरेज में काम कर रहे हैं, वो सब उस पर वीडियो है। 6 मिनट्स का ही था, तो वो मुझे आपको दिखाना था। सॉरी सॉरी सॉरी। तो ओके, तो ओके, तो एनिमेटिंग न्यू, ओके। तो वो मैं कल दिखाऊंगा आपको वापस। साउंड के बारे में थोड़ा मैं सर से बात करता हूँ। ओके सर। ये जो आपका, आप जो स्टोरी बोर्ड बनाओगे, आप लोग जो थंबनेल बनाओगे, उसको हम लोग सीरीज वाइज प्ले करेंगे। मतलब प्ले करने के लिए हमको चाहिए एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ओके, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया होगा। वीडियो, सॉरी वीडियो का स्पेलिंग क्या है? वीडियो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप लोग, आपके पास प्रीमियर, एडोबी का प्रीमियर होगा। प्रीमियर जो भी है, प्रीमियर प्रो अभी आ गया है एक्चुअली, वो भी नहीं तो फिर आप कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर भी है बहुत सारे, उसमें भी कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स एक्चुअली वीडियो एडिटिंग एडवांस है, वो वीएफएक्स सॉफ्टवेयर है। फिर तो उसमें आप प्ले करोगे, मतलब हम लोग इसमें भी प्ले कर सकते हैं। ओपन टूल्स में भी ये लाइन से, फ्लैश में भी आप प्ले कर सकते हो। फ्लैश में पूरा स्टोरी बोर्ड बना सकते हो। एनिमेट सीसी में पूरा स्टोरी बोर्ड कर सकते हो। जिसमें टाइमलाइन है उसमें आप लोग स्टोरी बोर्ड बना सकते हो। तो सीन नंबर वाइज, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3, टाइमिंग के हिसाब से, मतलब सीन नंबर 1 आपका जो स्टोरी बोर्ड है वो इतना टाइम तक चलेगा, दूसरा सीन आपका इतना टाइम तक चलेगा, तीसरा सीन आपका इतना टाइम तक चलेगा। ये जो प्लानिंग है आपने स्क्रीन प्ले में ऑलरेडी किया हुआ होता है। तो वो टाइमिंग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे, समझो पहला पैनल है, पहला पैनल में वो मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। पहला पैनल हम लोग का 12 फ्रेम तक चलेगा समझो, दूसरा पैनल हमारा 13 से 25 तक चलेगा। तो वो हिसाब से मैं पूरा इसको पैनल का रखूँगा। फिर मैं डायरेक्टली प्ले करूँगा, तो एक के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। फिर अगर हमारा डायलॉग पहले से रेडी है, ओके, तो डायलॉग स्टार्टिंग में प्री प्रोडक्शन में हम लोग खुद ही डायलॉग बोल सकते हैं। कि कोई भी समझने के लिए, समझो आप एड फिल्म बना रहे हो, एड फिल्म का प्री प्रोडक्शन करते वक्त समझो एक साबुन का ऐड है, एक लेडी है वो आके बोलती है कि ये साबुन यूज़ करो, वो क्या, ओके। तो अगर आप वो बोलती है ऐसे, तो उसको बोलने में कितना टाइम जाएगा? तो ये समझने के लिए आप डायलॉग्स में आप खुद का डायलॉग्स भी पहले डाल सकते हो प्री प्रोडक्शन में। तो आपको समझ में आएगा कि ये डायलॉग बोलने में इतना टाइम जाएगा, तो पैनल वहाँ तक रहेगा। ओके, आपका साउंड यहाँ पे रहेगा। फिर बाद में आगे जाके
एनिमेटेड बनने वाला है तो पहले आप साउंड रिकॉर्ड करोगे तो वो आप साउंड डाल सकते हो, धीरे धीरे उसको डेवलप कर सकते हो। डिपेंड्स आपका वर्क फ्लो के ऊपर है, पाइपलाइन के ऊपर है। तो एनिमेटिक्स करते वक्त हम लोग वो पूरा प्लान करेंगे यहाँ पे, फिर पूरा एक एनिमेटिक्स बना के क्लाइंट को दिखाएंगे कि ऐसा पूरा बनने वाला है। मेनली एड फिल्म में जो है एनिमेटिक्स बनता ही है, जो छोटे मोटे एड फिल्म होते हैं उसका पूरा एनिमेटिक्स पहला बनता है, क्लाइंट अप्रूव करता है, फिर वो पैसा मिलता है आपको। और फिल्म में जितना पैसा नहीं मिलता उतना ऐड फिल्म में पैसा मिलता है, क्योंकि वो पूरा कमर्शियल होता है। ऐड फिल्म जो होता है आपका, उसमें दुगना तिगुना पैसा मिलता है। जितना फिल्म में आर्टिस्ट एक्टर को जितना पैसा मिलता है, उससे ज़्यादा पैसा उसको एक ऐड फिल्म में मिलता है। एनिमेटर को भी जितना पैसा एक फिल्म में मिलता है, मतलब वो उसको एक ऐड फिल्म में, क्योंकि उसका ड्यूरेशन, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम में आपको करके देना होता है। तो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट वगैरह फ्रीलांस में काम करते हैं ऐड फिल्म का वगैरह, वो पर्टिकुलर टाइम तक डेडलाइन होता है उनका, उनको चैनल को देना होता है, तो वो आपको अच्छा रेट में मिलता है उसका। तो एनिमेटिक्स मतलब वही है जो स्टोरी बोर्ड को आप प्ले करोगे टाइम के हिसाब से, दैट इज़ एनिमेटिक्स। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग अभी तो ओपन टून्स ही यूज़ करेंगे, सब कुछ ओपन टून्स में करेंगे, क्योंकि कंप्लीट सॉफ्टवेयर है प्रोफेशनल ओपन टून्स। आप फ्लैश में भी कर सकते हो स्टोरी बोर्ड, सॉरी एनिमेट सीसी, एनिमेट सीसी, सीसी में कर सकते हो आप। शॉर्टकट करके फ्री सॉफ्टवेयर है, उसमें भी कर सकते हो आप। बहुत सारे हैं। ओपन ओपन करके एक ये है ओपन शॉट, हाँ ओपन शॉट, ओपन शॉट ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें भी आप कर सकते हो। तो इसमें फ्री सॉफ्टवेयर कौन सा है, देखो ये फ्री है, ये फ्री है। फाइनल आउटपुट ही आप दिखाओगे क्लाइंट को, फिर आपने कौन सा सॉफ्टवेयर में किया इससे कुछ फर्क नहीं गिरता। ये पेड है, फ्री नहीं है, ये फ्री है। ओके, तो हम लोग पूरा स्टोरी बोर्ड एनिमेटिक्स इसमें कर सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया ये, तो हम लोग आगे यस जा सर। सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, मैं आपको अभी वापस समझो, एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट है समझो रक्षाबंधन। रक्षा रक्षाबंधन पे समझो मैं एक शॉर्ट ये बनाऊंगा, रक्षाबंधन बन। सर एक ये सोचना था, हाँ बोलो ना। अगर हम लोग को कैरेक्टर डिजाइन करना है, क्या हम लोग ब्लेंडर यूज कर सकते हैं? ब्लेंडर में भी कैरेक्टर डिज़ाइन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो एडवांस है। पहले आप क्या करो, पहले आप आपका पेपर वर्क जो है वो प्रॉपरली करो, उसके हम्म। बाद ब्लेंडर में, मैं ब्लेंडर में भी हो गया हो सकता तो मैं आपको लास्ट लास्ट में दिखाऊंगा। ब्लेंडर 3D है और एडवांस है, उसमें हम लोग कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे तो उसका कुछ लिमिटेशंस है। हाँ, जब हम लोग कैरेक्टर डिज़ाइन फोटोशॉप में, नहीं तो आपका इसमें सब करते हैं ना, तो इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें मैं पूरा का पूरा एक चार्ट में, मैं एक पूरा चार्ट, जैसे कैरेक्टर डिज़ाइन का समझो आप, स्टूडियो में होता है मॉडल शीट, एनिमेशन मॉडल शीट, एनिमेशन के लिए मॉडल शीट जो बनता है, तो उसमें देखो पूरा आपको ऐसा मिलेगा, कोई भी मॉडल शीट जो होता है उसमें आपको ऐसा पूरा कंस्ट्रक्शन मिलेगा उसका। ओके, सो नेक्स्ट लेवल के फिर लिए वो ठीक है। ये अगर समझो ये है, ये कैरेक्टर का मॉडल शीट आप देखो, तो इसमें क्या है कि इसमें फाइनल एक ड्राइंग बनाया है, फिर उसका स्ट्रक्चर है कि फ्रंट में कैसा दिखेगा, साइड में कैसा दिखेगा, और उसने हाथ ऊपर किया तो कैसा दिखेगा, फिर जो जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ एक शीट में आप बना के देते हो। कैरेक्टर डिज़ाइन आर्टिस्ट जो होता है उसका काम होता है कि उसको स्टोरी पूरा समझ में आया हुआ होता है,
तो कैरेक्टर क्या क्या करने वाला है, उसका एक्टिविटी क्या है पूरा फिल्म में, उसको मालूम होता है। तो वो हिसाब से कैरेक्टर को रेडी करके पूरा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन करके, पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इसको बोलते हैं इसको, हाँ, इसको एक अच्छा नाम है इसको। तो ये बना के ये लोग सब स्टूडियो में बढ़ता है, ये जो होता है कॉल ना, इसको क्या बोलते हैं। ओके, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। इसमें और भी मॉडल शीट है। ये टर्न अराउंड शीट है। तो ये सब चीज़ पहले पेपर में रेडी होगा, वो जाएगा मॉडलिंग वाले के पास। वो आप मॉडलिंग 3D में ब्लेंडर में करो या किसी भी सॉफ्टवेयर में करो। तो वो जो मॉडलिंग करने वाला होता है, ये सब ड्राइंग को अम, जो मॉडलिंग करने वाले से भी ऊपर होता है कैरेक्टर डिज़ाइनर। मॉडलिंग करने वाले को ये डिज़ाइन को सिर्फ फॉलो करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। ओके, तो 3D में अगर आप मॉडलिंग 3D में फिल्म बना रहे हो, आपका प्रोडक्शन पूरा 3D में होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्री प्रोडक्शन भी पूरा 3D में होगा। प्री प्रोडक्शन में ड्राइंग्स जो ये रहेगा वो पूरा 2D में ही रहेगा। फिर 2D वाला जो ये फाइनल ये होने के बाद इस चीज़ को लेके जाके 3D में वो लोग बनाएंगे। फिर ये बनाते वक्त कुछ उनको डाउट्स 3D में और प्रॉब्लम आता है, तो वो जाएंगे वापस 2D वाले के पास, मतलब ये डिज़ाइनर के पास, बोलेंगे ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कुछ उसमें चेंज करके देगा। क्योंकि उसको पूरा स्टोरी मालूम है, उसको पूरी प्रोडक्शन मालूम है कि उस चीज़ का कितना वैल्यू है। समझो ये तलवार इतना बड़ा दिखाया और 3D वाले को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इतना बड़ा तलवार दिखाने के लिए। तो वो क्या करेगा कि लेकिन फिल्म के लिए वो ज़रूरी है, तो छोटा बड़ा करूं कि नहीं पूछने के लिए वापस वो डिज़ाइनर के पास जाएगा कि मैं, तो डिज़ाइनर ने हाँ बोल दिया क्योंकि उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो करेगा। ओके, तो प्री प्रोडक्शन वाले सबसे ऊपर होते हैं। और सॉफ्टवेयर, आप जिस सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हो, जैसे ब्लेंडर है, माया है और एनिमेट सीसी है, ये आपका प्रोडक्शन के ऊपर है कि आपका फिल्म किस में बनने वाला है, किस मीडिया में बनने वाला है। 3D में बनने वाला है, 3D में माया आप यूज़ करने वाले हो, 3D में आप ब्लेंडर यूज़ करने वाले हो, या तो जो भी है और भी है उसमें आप वो यूज़ करने वाले हो, तो अ, उसमें आप पूरा मॉडल रेडी करोगे। 3D मैक्स में आप करने वाले हो, वैसे है। तो वो प्रोडक्शन के लिए है। एनिमेशन के लिए माया में भी एनिमेशन कर सकते हो आप, 3D मैक्स में भी एनिमेशन कर सकते हो। ब्लेंडर तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी हो सकता है। यस। लेकिन ब्लेंडर का ये है कि थोड़ा बहुत जितना फ़ायदा है ये भी है कि वो रेंडर सब करने के लिए बहुत टाइम लेता है वो। उतने में आपका यस सर। उतने में आपका इसमें जो सॉफ्टवेयर है इसमें पूरा एनिमेशन हो जाएगा आपका। तो हमारा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका टाइम वो खा रहा है ब्लेंडर, तो उसको मतलब नहीं है। 2D अगर आप ब्लेंडर में करते हो तो आप ब्लेंडर में कर सकते हो, 2D कर सकते हो, लेकिन वो एक एक छोटे छोटे चीज़ को इतना टाइम लेता है वो चीज़, उस वो चीज़ यहाँ पे आप करके उसका AVI बना के उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हो ऐसा। तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। आप इसमें बना के इसमें जो SVG आप इसमें आप पूरा क्रिएट करो एनिमेशन, उसमें जो आप सेव करो सब इसमें इमें PNG में नहीं तो SVG में सेव करो। वो SVG पूरा आप ब्लेंडर में लेके जा सकते हो, उसमें पूरा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ओके, आप एनिमेशन फ्लैश में पूरा कर सकते, मतलब हम लोग एक सॉफ्टवेयर से दूसरा सॉफ्टवेयर में शिफ्ट कर सकते हैं। और उसमें हम लोग हम लोग को हम लोग पूरा फिल्म भी 3D में बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्री प्रोडक्शन में हैं। और तो हम लोग 3D का, बहुत सारे लोगों को 2D में 3D समझ में नहीं आता, मतलब जब तक जिसको वॉल्यूम ड्राइंग नहीं समझता उसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। तो समझो वॉल्यूम ड्राइंग मैंने कल ही आपको बोला था बेसिक है, सॉरी, बेसिक हमारा क्या है, बेसिक हमारा है आपको प्रैक्टिस करना है पिरामिड, पिरामिड क्यूब, पिरामिड क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर,
मतलब ये जब आप करते हो ना, ऑटोमेटिकली आपको ग्राउंड मिलता है। ऑटोमेटिकली आप एक ग्राउंड में काम करते हो, ऐसे एक ग्राउंड में रखा हुआ ऐसा लगेगा आपको। तो वो चीज़ आपके माइंड को समझना चाहिए कि ये अगर मैंने ऑब्जेक्ट ऐसा किया है कि मुझे कहाँ तक का स्पेस दिखेगा। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो आपको 3D सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे सब कुछ क्रिएट कर दोगे। 3D में अगर आप करते हो, हाँ, तो आप हेल्प ले सकते हो। ऑलरेडी 3D में कैरेक्टर है उसको, तो वो टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव भी होता है। अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहे हो तो वापिस वो एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर उसको रेंडर करो, उसके पीछे टाइम दो, फिर आपने सब मेहनत करने के बाद सामने वाला क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। फिर जो चीज़ आसानी से पेपर में होने वाला था या तो डिजिटली यहाँ पे होने वाला था, उस चीज़ के लिए आप ब्लेंडर में दिन रात निकाल रहे हो। तो टाइम जो है इसके लिए पेपर वर्क जो है वो फाइनल होने के बाद हम लोग टाइम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे, उस मेथड में जाएंगे। फ्यूचर में अगर समझो टाइम कम लगता है ब्लेंडर में, या तो एनिमेशन जल्दी से हो रहा है, सब कुछ जल्दी से हो रहा है, तो फिर हम लोग उसमें शिफ्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। नहीं तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन कैसा है कि हैंडवर्क जो है वो हैंडवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई बेसिकली हमारे एफिशिएंसी पे बेस करता है कि हम लोग जो अच्छा से यूज कर सकते हैं उसे पे करें। हाँ, लेकिन देखो ये कैसा है, मैं आपको एक बोलता हूँ। स्कल्पचर जो हम लोग बनाते हैं, स्कल्पचर, आप हम्म, टेम्पल में स्कल्पचर देखो, साउथ इंडियन टेम्पल्स का स्कल्पचर देखो। तो स्कल्पचर जो होता है वो ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया और ख़त्म हो गया। आप टेम्पल में देखो स्कल्पचर, यहाँ पे भी एक मूर्ति है, वहाँ पे भी मूर्ति है, लेकिन दोनों सेम है। हाँ, तो जब आप रैंडमली कुछ काम करोगे बिना प्लानिंग के, तो वही चीज़ वापस बनना मुश्किल है, क्योंकि आपने तभी बनाया था, आपने रैंडमली किया, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा और एक्सीडेंटली अच्छा बन गया। तो अगर कोई बोलता है आपको वापस ऐसे ही बना के दो, ओके, तो तो क्या होगा, वही टाइप में बना के दो, तो वो वैसे के वैसे बनना या वही टाइप में बनना, वही एस्थेटिक सेंस दूसरे मॉडल में भी होना। अगर आपको समझ में आया है, आपने स्टेप बाय स्टेप काम किया होगा, समझो पहले आपने उसका पूरा लो पॉली में मॉडल बनाया होगा, फिर वगैरह वगैरह आपने किया होगा स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आपने आपका डिज़ाइन रेडी होगा, आपको मालूम है कि कहाँ पे आपको उसको एक्सट्रूड करना है, कहाँ पे, तो पूरा स्ट्रक्चर आपका पेपर वर्क रेडी है। वो रेडी होने के बाद अगर कोई मुझे दूसरी बार बोलता है कि भले पीसी क्रैश हुआ, कुछ भी हुआ, तो मुझे कोई बोलता है कि मुझे वैसे ही मॉडल चाहिए, आपका पेपर वर्क तो है आपके पास, तो आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो सेम चीज़ आप किसी और एक मॉडलर को देखे, वो समय मुझे ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए, ओके, तो आपका काम रुकेगा नहीं। लेकिन एक्सीडेंटली बना हुआ काम का प्रॉब्लम ये है कि एक बार बन जाता है, बाद में वापस बनेगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है। मैं स्कल्पचर के बारे में बोल रहा था, आपको बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। तो वो स्कल्पचर बनाते वक्त उन्होंने कुछ मेथोडोलॉजी फॉलो किया होता है। हाँ, उनका पहला ड्राइंग्स होता है। अगर आपने शिरडी का साईं बाबा का स्कल्पचर देखा होगा, यस शिरडी सर। का, तो वो तालीम करके एक आर्टिस्ट, एक स्कल्प्टर है, स्कल्प्टर, अभी उनका डेथ हो, अभी उनका लड़का बड़ा स्कल्प्टर है। तो तालीम जो थे, उन्होंने वो उनका स्कल्पटिंग वो पूरा उन बनाने से पहले उन्होंने पूरे क्ले में बनाया था, क्ले में उन्होंने पूरा मॉडल बनाया। फिर एक बार उनको आइडिया आ जाता है कि हाँ ये ऐसा है, फिर सेम चीज़ को वो इसमें करते हैं, जो पत्थर में कार्विंग करते हैं, पहले वो क्ले में बनाते हैं, पहले वो ड्राइंग कलेक्ट करते हैं, पहले वो साईं बाबा का मूर्ति के लिए उन्होंने फोटोग्राफ्स जो भी था उनके पास वो लेके आए, उन्होंने स्टडी किया कैरेक्टर को। वहाँ पे जितने लोग थे, जैसे बाईजाबाई थी और एक लेडी थी जिनको उन्होंने, तो उनसे उन्होंने पूरा स्केच बना के लिया कि साईं बाबा ऐसे दिखते थे, उनसे आइडिया लिया, स्केच बना के उनको दिखाया कि ऐसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे। फिर पूरा उनको आइडिया आने के बाद उन्होंने उसका क्ले में स्कल्पचर बनाया। फिर सबको बुलाया, जितने लोगों ने उनको देखा था, जो बचे हुए थे उस पीरियड में,
तो उनको दिखाया, सबने अप्रूव किया, यस वो ऐसे ही दिखते थे। उसके बाद उन्होंने जो पत्थर था जो डॉक में आया था, वो पत्थर में उन्होंने कार्व करके फाइनल मूर्ति बनाया। तो एक प्रोसेस था। वो डायरेक्ट अगर बनाने जाते पत्थर में तो पत्थर वेस्ट होता था। डायरेक्ट आप संगमरमरी जो मार्बल जो पत्थर होता है, वो स्पेशल पत्थर है, वो शिरडी में बना हुआ था। वो पत्थर ही अलग है थोड़ा सा। वो पत्थर में अगर आप, क्योंकि पत्थर महंगा आएगा, वो कहीं से तो मंगवा गया था यहाँ पे मुंबई डॉक में, फिर वहाँ से वो वहाँ पे आया था, तो इतना एक्सपेंस कर रहे हो आप, और उसको गलती से आपका एक हथौड़ा गलती से लग गया और आपका पूरा स्कल्पचर बिगड़ गया। तो 3D में आप काम करना मतलब सेम थिंग है। 3D में आप बिना प्लानिंग के काम करोगे तो क्या होगा, आपका टाइम, और क्लाइंट ने अप्रूव नहीं किया। क्लाइंट पहला ड्राइंग देखता है। ओके, आप भाई बहुत ही अच्छा 3D में मॉडलिंग कर रहे हो, लेकिन आपका ड्राइंग अप्रूव नहीं हुआ, आपने डायरेक्ट बना दिया, तो फिर आपका मेहनत टाइम सब क्या होगा, वेस्ट। वेस्ट होगा। इसके लिए पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। बिना पेपर वर्क के आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। मैं और एक आपको वही दिखाने वाला था, एक फ़िल्म, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। इतना सब मुझे दिखाना था आप लोगों को, वो मैं कल दिखाऊँगा आपको। तो उसमें एक IIT बॉम्बे IDC करके है, IIT पवई में, हमारे यहाँ से नज़दीक है। IDC इंडस्ट्रियल सॉरी, जैसे आपका NID है वैसे IDC है। तो वहाँ पे फ़िल्म सब बनता है, एनिमेशन फ़िल्म बनता है, जैसे आपका डिज़ाइन कॉलेज है वैसे। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट बनता है, मतलब शॉर्ट फिल्म बनाते हैं वो लोग। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो लोग कि कैरेक्टर्स कैसे सिलेक्ट किया उन्होंने, कैरेक्टर का मॉडल शीट, फिर वो कैरेक्टर उन्होंने क्यों ऐसे सिलेक्ट किया, तो उसके ऊपर पूरा पूरा रिसर्च पेपर उनका बनता है। और वो लोग पूरा वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जब उनका वाइवा कुछ भी होता है तो वो दिखाते हैं कि ये मैंने ऐसा रिसर्च किया है, ये मैं किसी का पोएम से अगर वो लोग इम्प्रेस हुए हैं तो उसका पोएम भी लेंगे उनके डॉक्यूमेंटेशन में। और तो ऐसा सब पूरा रिसर्च करके अपना स्टोरी लिखेंगे, सिनॉप्सिस लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर उसका मॉडल डिज़ाइन करेंगे। मॉडल डिज़ाइन का बेसिक ड्राइंग रहेगा, फिर उसका कलरिंग रहेगा, फिर उनका कलर स्कीम रहेगा पूरा फिल्म का, फिर उसका टर्न अराउंड शीट रहेगा, फिर उसका प्रॉप शीट रहेगा, फिर उसका एनिमेटिक्स अगर होगा तो उसका लिंक रहेगा, अगर आप सॉफ्ट कॉपी डिजिटली बना रहे हो तो उसके बाद आपका प्रोडक्शन पाइपलाइन कैसे रहेगा वो रहेगा। प्रोडक्शन पाइपलाइन में भी अलग अलग प्रोडक्शन पाइपलाइन है। मैं अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आपको प्रोडक्शन पाइपलाइन ही दिखाता हूँ। प्रोडक्शन हम लोगों ने देखा पूरा प्री प्रोडक्शन, पहले प्री प्रोडक्शन हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन पाइपलाइन में पूरा सॉफ्टवेयर बेस होगा। अगर आप कटआउट एनिमेशन हैंड सॉरी देखो, बहुत सारा टाइप्स ऑफ एनिमेशन है, बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे आप लोग क्ले एनिमेशन कर सकते हो, क्ले एनिमेशन पूरा हाथ से बना सकते हो क्ले मॉडल। फिर आप लोग कर सकते हो पपेट एनिमेशन। पपेट एनिमेशन में बहुत सारा टाइप्स है। पपेट एनिमेशन अगर आप हिस्ट्री वगैरह स्टडी करोगे तो पपेट एनिमेशन सबसे पहले इंडिया में ही था। ओके, आप एनिमेशन का हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी कंट्री में पपेट शो होता था, उसके बाद तो वहाँ से हिस्ट्री उन्होंने चालू किया। लेकिन वो सब और वो भी लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री आप देखोगे, इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर आप देखोगे, तो हमारे यहाँ पे पपेट एनिमेशन तो 2000 साल पहले से ही हो रहा है। आप एनिमेशन का हिस्ट्री देखोगे तो वहाँ से 16 सेंचुरी से वगैरह आपको देखने को मिलेगा, और वो भी फॉरेनर, बाहर के आर्टिस्ट का ही नाम मिलेगा आपको, इंडियन आर्टिस्ट का कहीं पे भी नाम नहीं मिलेगा इंडियन। इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं है।
मतलब 2000 साल से हमारे यहाँ पे सिर्फ 10-1000 साल से तो सिर्फ हाँ बाहर के लोगों ने लूटा है इंडिया को। ओके, तो हमारे पास पहले के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं, मतलब जो आपके नालंदा और ये यूनिवर्सिटी में जो पहले डॉक्यूमेंट्स थे वो भी गायब हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हैं पूरा। अभी जो दो अम, एक तो तक्षशिला था, अभी पाकिस्तान में गया वो। ओके, तो वो सब चीज़ हम लोग तो वो सब चीज़ आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ही आगे जाके उसको दुनिया के सामने रखना पड़ेगा कि नहीं ये चीज़ इंडिया में इंडिया पहले से ही हो रहा है करके। क्योंकि आपको पता है एक डॉक्यूमेंटेशन है भी। विजयनगर के राजा थे, राजा कृष्णदेवराय। तो विजयनगर के राजा को मेरा ख्याल से अभी तो विजयनगर के तेनालीरामा का स्टोरीज़ है और अकबर बीरबल का स्टोरीज़ बाद में आया। सबसे पहला स्टोरीज़ था तेनालीरामा का और बहुत सारा तेनालीरामा का स्टोरी कॉपी हो गया अकबर बीरबल में। बीरबल ने किया ही नहीं था, तेनालीरामा का स्टोरी उसमें चिपका दिया। जो तेनालीरामा के पीरियड में पपेट शो वालों के ऊपर भी एक ये है और वो डॉक्यूमेंटेड है क्योंकि विजयनगर के राजा बहुत बड़े राजा थे। तो उसके पीछे रिसर्च है, वो पूरा कोई करता है तो आगे जाके कर सकता है उस पे। तो मैं आपको बोल रहा था प्रोडक्शन में क्ले एनिमेशन कर सकते हैं आप, जिसमें आपको खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम, और आपका दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। तो क्ले एनिमेशन आप करते हो तो उसका पूरा पाइपलाइन प्रोडक्शन का अलग है। फिर पपेट एनिमेशन आप करते हो तो कौन सा टाइप का पपेट एनिमेशन आप कर रहे हो? सिलुएट भी कर सकते हो आप। सिलुएट एनिमेशन जो पहले होता था वो ट्रेडिशनल, हाँ ये है वो मतलब रामायण महाभारत वो लोग देगा। दिखाते थे। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हो आप? दैट सिलुएट वाला पर्दे वाला जो होता है ना, पर्दे के पीछे वो लोग एक्ट करते हैं। हाँ, तो वो बहुत ही मतलब इंडिया में वो जो तरीका है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था और वो बहुत ही पहले से हो रहा है। अगर आप को प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिला कि 2000, क्योंकि वो अभी भी मैसूर में आप जाओगे तो वहाँ पे मैसूर दसरा फेस्टिवल होता है। तो वो जो ट्रेडिशनल पपेट शो करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे आते हैं, पूरा रात उनका एक जगह पे पपेट शो चालू रहता है। पीछे से सब तबला विबला बजा के स्टोरीज बोलते हैं रामायण महाभारत के, और सामने ऑडियंस अगर बैठ गया तो देखता है पूरा, नहीं तो बेचारे वो करते ही रहते हैं रात भर। और वो लोग ट्रेडिशनल वे में करते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ उसका क्या बोलते हैं, किसी ने रिसर्च नहीं किया या तो उसका उसके ऊपर पेपर नहीं लिखा गया कि, तो हम लोग अभी भी यही मान रहे हैं कि पपेट एनिमेशन भी बाहर के कंट्री में ही हुआ था। सब झूठ है, सब इंडिया में ही। आप ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा सब कुछ इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये पपेट एनिमेशन भी आप लोग कर सकते हो बिना सॉफ्टवेयर के। एक कैमरा लगेगा आपको। क्ले एनिमेशन भी बिना सॉफ्टवेयर के लगेगा, कैमरा लगेगा सिर्फ। और 2D एनिमेशन आप कर सकते हो। 2D एनिमेशन में भी बहुत सारा टाइप है। 2D एनिमेशन में आप लिमिटेड एनिमेशन कर सकते हो। लिमिटेड एनिमेशन जो मतलब फ्लैश में जो होता है, एनिमेट सीसी में होता है, वो लिमिटेड एनिमेशन है। उसमें एक बार आपने प्री प्रोडक्शन में कैरेक्टर्स बना दिया, फिर आपको सिर्फ बाद में किसी आपको ड्राइंग को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को घुमाते बैठना है आपको। उसको बोलते हैं लिमिटेड एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कर सकते हो आप। फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन मतलब समझो मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया, सॉरी, यहाँ पे मैं ये लेता हूँ और पता है आपको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, यहाँ पे मैं ड्राइंग करता हूँ, सेकंड फ्रेम में जाता हूँ और लाइट बॉक्स ऑन करता हूँ, ये वाला यहाँ पे ये आगे रखते हैं और सेकंड फ्रेम में जाके यहाँ पे एनिमेशन ड्रॉ किया, फिर आगे गया और एक ड्रॉ किया, फिर आगे गया और एक ड्रॉ किया। तो ये जो है ये और आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना ड्राइंग देखना है। यहाँ पे 2-3 आपको देखना है। तो जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे, फिर यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम, अभी जैसे मैंने बॉल दिखाया आपको,
वैसे फ्रेम बाय फ्रेम आपको ड्राइंग करते करते, जैसे टॉम एंड जेरी है, पहले के सब एनिमेशन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है, फिर वो पूरा होने के बाद आप देखोगे कि क्या हो रहा है। ओके, इसको बंद करते हैं, इसको फिर ओनियन स्किन को निकाल दो, फिर फ्रेम बाय फ्रेम वो एनिमेट होते रहेगा। ये बहुत मेहनत वाला काम है। सर्कल तो ठीक है, कैरेक्टर को आप बनाओगे तो आपको कैरेक्टर कितना स्टडी करना पड़ेगा। तो जर्टी द डायनासोर आप पूरा का पूरा इसमें कर सकते हो, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है वो भी। तो क्या है 2D एनिमेशन में लिमिटेड एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, फिर क्लासिकल एनिमेशन। आपको मालूम है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एनिमेशन एंड ट्रेडिशनल एनिमेशन। क्लासिकल एनिमेशन कब से स्टार्ट हुआ? जब डिज्नी ने क्या किया कि ड्राइंग्स, वो मिकी माउस का कार्टून बनाता था, और वो बनाते बनाते उसको पता चला कि हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसके साथ म्यूज़िक भी ऐड कर सकता हूँ। तो वो पीरियड में जो ओपेरा चलता था, ओपेरा मतलब आपको पता होगा, ऑर्केस्ट्रा। यस सर। तो ओपेरा में क्या होता है कि एक आदमी सामने ऐसे कोट पहन के, ऐसे उसके हाथ में एक ऐसा रहता है, और सामने ऐसा एक ये रहता है, ऐसे फिर एक ऐसे पोडियम रहता है, और ये आदमी जो होता है वो पूरा म्यूजिशियन जो सामने बैठे हैं, म्यूजिशियन जो बैठे हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता रहता है। तो ये सामने उसके पास ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सपोजर शीट। उसको एक शीट बोलते हैं, एक्सपोजर शीट नहीं, उसको एक शीट बोलते हैं। तो वो शीट जो होता है उसी पे डिज्नी ने क्या किया, डिज्नी ने ये वाला शीट रेडी किया, और इसमें जो टाइमिंग होता है कि अभी ये बजेगा, फिर वो देख के बोलता है कि अभी आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऐसे ऐसे। तो ये जो एक्सपोजर शीट है, सॉरी इसको बोलते हैं डोप शीट, डोप शीट। तो डिज्नी पहला आदमी है जिसने डोप शीट को कन्वर्ट किया एक्सपोजर शीट में, एंड ही पुट दैट इंस्ट्रक्शंस दैट इन दिस, ये जगह पे मिकी माउस जंप करेगा, ये जगह मिकी माउस गाना गाएगा, ऐसे। तो उसने वो जो डोप शीट था, वो जो गाइड शीट था, उसमें उसने सब अपना एनिमेशन का ड्राइंग, ये टाइम में ऐसा होगा, ये टाइम में ऐसा होगा, पूरा इंस्ट्रक्शन डाला। वही चीज़ एक्सपोजर शीट बना। तो वो जो मेथड है वो क्लासिकल मेथड था, क्लासिकल म्यूजिक के साथ आप ये कर रहे हो, तो वो तभी से उसको बोलने लगे क्लासिकल एनिमेशन। पहले बोलते थे ट्रेडिशनल एनिमेशन, तो म्यूजिक के साथ जब चालू हो गया, दैट बिकम्स क्लासिकल एनिमेशन। हाँ, तो म्यूजिक के साथ आप पूरा का पूरा एनिमेशन कर सकते हो। जैसे स्टॉप होता है तो कैरेक्टर गिरता है, फिर स्लो म्यूजिक चलता है तो स्लो जंप करते हुए जाता है। तो पूरा का पूरा म्यूजिक के साथ आप एनिमेशन चलने स्टार्ट हो गया। फिर 2D के बाद आपका आता है 3D। मेरे ख्याल से कितने बजे तक मैं ले सकता हूँ क्लास, क्योंकि आपका दूसरा क्लास भी है ना? अ, तो अगर आपका दूसरा क्लास है तो मैं अभी स्टॉप करता हूँ। मैं कल 3:30 बजे तक लूँगा मैं। अभी कितना बजा? नहीं, और 4 मिनट बाकी है। 3 मिनट और ले सकते हैं, वो क्लास 4 हाँ, बजे से 10-20 मिनट्स मेरे पास नहीं 3 मिनट बाकी है ना? अच्छा, लाइक वो क्लास जैसे 4:30 या फिर 4 से 4 बजे तो चालू होने वाला है। ओके, हाँ ओके। तो मैं अभी आपको 3:45 तक लूँ क्या? यस सर, यस सर। हाँ, क्योंकि ओके, मैं 3:45 तक लेता हूँ फिर। ओके ओके। तो देखो देखो डिज्नी ने क्या किया, डोप शीट को एक्सपोजर शीट में। तो हम पहले ज़माने में, उस टाइम में 1930 से डिज्नी का टाइम चालू हो गया, और डिज्नी ने जो है उसका जो कार्टून था, ये मिकी माउस वगैरह, ये फिल्म चालू होने से पहले जो
हॉलीवुड के फ़िल्म से पहले ये दिखाया जाता था। फिर लोग खुश होते थे, फिर बाद में डिज़नी को लगा क्यों ना हम लोग फुल लेंथ मूवी बनाएँ। फिर उसने स्नो वाइट फ़िल्म बनाया फुल लेंथ। एक गैरेज उसने हायर किया, फिर उसमें उसने पूरा स्नो वाइट का फ़िल्म, मैं मेकिंग आपको दिखाऊँगा कल अगर होता है तो। फिर उसको समझ में आ गया, एक टेक्निक समझ में आ गया उसको कि हम लोग पूरा का पूरा फ़िल्म ड्राइंग से कर सकते हैं। तो वो हिसाब से डिज़नी बहुत बड़ा ये है, फ़ादर बोल सकते हैं हम लोग, उसको फ़ादर ऑफ एनिमेशन बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो आइडिया था उसी के माइंड में आया। किसी और के माइंड में आया भी होगा शायद, लेकिन हमको पता नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट यही बोलता है कि डिज़नी ने सबसे स्टार्ट किया था ये सब। तो आप यू कैन डू 2D एनिमेशन, यू कैन डू 3D एनिमेशन। ओके, 3D एनिमेशन में और भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड है 3D एनिमेशन। इसमें आपको सॉफ्टवेयर तो लगेगा ही, इसमें आपको पीसी भी बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लगेगा, नहीं तो आपका 3D बनेगा ही नहीं। ओके, और रेंडर करते वक्त आपको अलग अलग इसमें उसको बेक करना पड़ेगा आपको, वो सब प्रोसीजर है। तो टैलेंटेड 3D आर्टिस्ट लगेंगे आपको। तो उसमें आपका सॉफ्टवेयर, आपको फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए तो ब्लेंडर है। ओके, अगर आपको पेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो बहुत सारे हैं। तो ये सब ये है। प्रोडक्शन का मैं बात कर रहा था। बाद में थर्ड पार्ट है आपका पोस्ट प्रोडक्शन। हाँ सर, मोशन ग्राफिक्स कब यूज में आता है प्रोडक्शन में? मोशन ग्राफिक्स तो बहुत जगह पे उस पे आता है, मतलब मेनली तो मोशन ग्राफिक्स आपके जो टीवी चैनल्स हैं, मतलब और टीवी किसी चीज़ का इंट्रो है, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में, और न्यूज़ चैनल में तो पूरा मोशन ग्राफिक्स ही दिखता है आपको। न्यूज़ चैनल में नीचे जो सब कुछ यहाँ से वहाँ चलते रहता है, न्यूज़ ये होते हैं रहेंगे, तो उसमें सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करोगे वो हिसाब से ये रहेगा कि मेनली मेनली क्या है मीनिंग ऑफ मोशन ग्राफिक्स, कि ग्राफिक डिज़ाइन आपको पता है, ग्राफिक डिज़ाइन, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन आप करते हो, मतलब आप क्या करते हो, आप पोस्टर बनाते हो। मेरे हेलो, पास मोबाइल का अच्छा कुछ साउंड आ रहा है पीछे से। तो ग्राफिक डिज़ाइन आप करते हो, जो भी आपके स्क्रीन में बनता है ना डिज़ाइन, आपके स्क्रीन में, अभी मेरे स्क्रीन में मैं कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, वो सब ग्राफिक्स है। ओके, सो मैं उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उससे। तो वो ग्राफिक को जब मैं मोशन देता हूँ, सो वो मोशन ग्राफिक्स बनता है, तो मेनली न्यूज़ चैनल पे, और कुछ भी जैसे चैनल का जो नाम आता है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और आपका नाम एकदम हाईलाइट हो जाता है, वो सब मोशन ग्राफिक्स रिलेटेड काम है। तो वो एक पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है फिल्म मेकिंग, और उसके अंदर हम लोग करते हैं एनिमेशन फिल्म मेकिंग। हाँ, एनिमेशन फिल्म मेकिंग में आप लाइव एक्शन भी कर सकते हो। फिल्म मेकिंग में डायरेक्ट कैमरा लेके जाओ, मोबाइल लेके जाओ और एक फिल्म बनाओ, वो हो गया लाइव एक्शन। एनिमेशन फिल्म मेकिंग में आप बहुत सारे प्रोसीजर हैं, स्टॉप मोशन एनिमेशन, आपका 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, ये सब यूज़ करके आप फिल्म बना सकते हो। तो ये सब फिल्म मेकिंग के अंदर आता है, और उसके अंदर बहुत कुछ आता है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है, उसके अंदर बहुत कुछ आता है। ओके, तो हर एक चीज़ को हमने नाम दिया हुआ है। तो हर एक जो काम करने वाला होता है, हर एक
ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट इज इम्पोर्टेंट। 3D आर्टिस्ट भी ज़रूरी है, 2D आर्टिस्ट भी इम्पोर्टेंट है। और तो हम लोग तो हर एक चीज़ जो हम लोग बनाते हैं, हम लोग डिज़ाइन करते हैं। एक्चुअली डिज़ाइन का मतलब कल भी मैंने पूछा था, कुछ लोगों ने बताया था। तो डिज़ाइन का मतलब क्या है? ओके, व्हाट इज़ डिज़ाइन? हाँ, कोई बता सकता है व्हाट इज़ डिज़ाइन? टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग। हाँ राइट है, लेकिन एक्चुअली प्रॉपर आंसर अगर आप डिज़ाइन बोलोगे तो डिज़ाइन का मतलब सॉल्यूशन है। किसी भी तो प्रॉब्लम एक क्रिएट होता है, उसमें आप जब सॉल्यूशन निकालते हो तो दैट इज़ डिज़ाइन। समझो आपको आपके पास खाना है, लेकिन वो खाने के लिए आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें आप वो खाना रखें। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुआ कि आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो आपने एक ऐसे कुछ डिश क्रिएट किया, तो ये हो गया प्लेट। तो ये क्या है? ये है डिज़ाइन। ओके, सो हमारा जो प्रॉब्लम था, जो हम लोग को, तो जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलते गया वो डिज़ाइन होते गया। जैसे कि कपड़े में जो है, वो कपड़े में आपको ये कपड़ा चाहिए, तो वहाँ पे अभी हम लोग उन लोगों को बोलते हैं फैशन डिज़ाइनर बोलते हैं। पहले वो लोग टेलर थे, अभी भी टेलर ही हैं, लेकिन अभी वो लोग क्या, जब उनको डिज़ाइन का मीनिंग समझ में आ गया कि लोगों का जो सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में कपड़ा ज़रूरी है, तो कपड़ा पहनने का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को हम लोग फैशन डिज़ाइनर बोलते हैं। तो उसने आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ओके, तो हर एक टेलर जो होता है फैशन डिज़ाइनर होता है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया, लोग नाम रखते हैं डिज़ाइनर, लेकिन वो लोग बेसिक चीज़ भी नहीं कर पाते। तो डिज़ाइन मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम, समझो आपका एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जब मार्केट में लाओगे तो आप ऐसे ही मार्केट में नहीं लाओगे, उसको पैकेजिंग करोगे प्रॉपर। तो उसके लिए आपको एक बॉक्स करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट को रखने के लिए। तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, ये सब प्रोडक्ट डिज़ाइन में आता है। तो इसमें आप रखोगे अपना जो भी है आपका फास्ट ट्रैक का जो घड़ी है आपका, वो इसमें रखोगे, फिर आपको मिलेगा वो। तो ये सॉल्यूशन है सब कुछ। सो आप एज अ डिज़ाइनर आप क्या करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो। और सॉल्यूशन जो होता है, डिज़ाइन जो होता है, वो इनोवेटिव होता है। हाँ, वो आप सॉल्यूशन निकालते हो, फिर उसमें और भी एस्थेटिक्स ये डालते हो, क्योंकि डिज़ाइन सब जगह पे है। आप जिस घर में बैठे हो वो भी किसी ना किसी का इंटीरियर डिज़ाइन है। आप बिल्डिंग का बाहर डिज़ाइन देखते हो, वो भी एक्सटीरियर डिज़ाइन है। ओके, मतलब सॉल्यूशन तो है। जैसे कि लोगों को रहने के लिए मुंबई में घर, जो चॉल सिस्टम था, कि चॉल सिस्टम है, लोग रहते थे ऐसे चॉल में, यहाँ पे घर 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 घर, यहाँ पे ऐसे, फिर चॉल आ गया वापस, यहाँ पे घर, फिर वापस एक चाल, वापस एक घर। तो इसमें स्पेस ज़्यादा जाता था। और फिर तो लोगों ने सॉल्यूशन निकाला कि हम लोग बिल्डिंग बांधेंगे, इसमें एक के ऊपर एक लोग रह सकते हैं। तो जो बचा हुआ जगह है उसमें हम लोग क्या करेंगे, गार्डन बिल्डन करेंगे। तो फिर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, फिर डेवलप हुआ, फिर बनने लगे 7 माले का बिल्डिंग, फिर बनने लगे बड़े बड़े बिल्डिंग। फिर तो सॉल्यूशन, रहने का जो सॉल्यूशन है इंसान का, वो धीरे धीरे डिज़ाइन उसका चेंज हो रहा है। फिर ये एक डब्बे जैसा बिल्डिंग बनने लगा। फिर बाद में 1980 में फिर एक चेंज आने लगा, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर करके आ गया, बड़ा आर्किटेक्चर है हफीज़।
तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने आर्किटेक्चर, हाँ हाँ, प्रभा देवी से आर्किटेक्चर कॉलेज कंप्लीट किया। तब तक 1980 तक जो बिल्डिंग्स बनते थे मुंबई में, पूरा इंडिया में समझ लो, मुंबई में मेनली जो बना है तो वो सब डब्बा टाइप की बिल्डिंग थे। फिर हफीज़ ने 1980 में कॉलेज कंप्लीट करके टाटा का स्कॉलरशिप मिला उसको, फॉरेन कंट्रीज में गया, वापस आया तो उसके माइंड में सब वही डिज़ाइंस चल रहा था। तो उसने हीरानंदानी को पकड़ा और हीरानंदानी हीरानंदानी को पकड़ा और उसने आइडिया दिया कि हम लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे और उसमें डिज़ाइंस करेंगे बहुत सारा। फिर उसमें उसने सब डिज़ाइंस उसमें बनाया। फिर विंडोज़ क्रॉस वाला विंडो, क्रॉस वाला विंडो, क्रॉस वाला, ऐसा विंडो, ऐसा विंडो। तो उसने डिज़ाइन बनाने स्टार्ट कर दिया कि ऐसा घर बनाएंगे और बहुत बड़ा टावर बनाएंगे और चारों तरफ उसका गार्डन रहेगा बहुत बड़ा। इसके लिए भी हीरानंदानी के बिल्डिंग के देखो आप, एक बहुत बड़ा टावर रहेगा, पूरा डेकोरेटेड रहेगा और उसका, तो ये जो है एक्सटीरियर डिज़ाइन जो है ये हफीज़ ने, और वो बहुत अपील होने लगा। जो नॉर्मल रेट होता था उसका डबल रेट इसका होने लगा ये बिल्डिंग का। अभी भी हीरानंदानी में आप रूम लोन लेने जाओगे तो बहुत ही तो ऐसा है। तो डिज़ाइन मतलब सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन निकालते हो और हर एक चीज़ में नया नया इनोवेशन आते रहता है और डिज़ाइन कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो वो लोग पहला यही देखते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो कितना स्ट्रांग है। उसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है। तो दिखने में कैसा है वो बाद में आता है, पहला ये आता है कि वो प्रॉब्लम कितना सॉल्व करता है। ओके, तो सब जगह पे डिज़ाइन है। आपको लिखने के लिए हाथ में पेन चाहिए, वो भी डिज़ाइन है। मेरे हाथ में अभी पेन टैबलेट है, उसका भी डिज़ाइन है। हर एक जगह पे डिज़ाइन है, हर एक चीज़ पे डिज़ाइन है। आपके आजू बाजू में आप कुछ भी देखो, आपका स्विच बोर्ड भी है जहाँ पे आप प्रेस करते हो, उसमें भी आपको डिज़ाइन मिलेगा। आपका नल है पानी वाला, वो भी पूरा डिज़ाइन से बना हुआ है। कभी कभी बेसिक जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का बेसिक वही भूल जाते हैं डिज़ाइनर लोग, और कुछ जो टैप होता है लोगों को समझ में ही नहीं आता इसको घुमाने का कैसा। हाँ, उसमें बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। तो कुछ डिज़ाइन बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब सॉल्यूशन तो उन्होंने किया ही नहीं, प्रॉब्लम ज़्यादा कर दिया, वो भी चीज़ है। तो मैंने आज आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया आज प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया था, सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन। आप अगर फिल्म बनाते हो, टीम, अगर आपका कॉलेज का एक ग्रुप है और ग्रुप में कौन कौन है आप डिसाइड करो कि 4 जन मिलके फिल्म बना रहे हैं, 5 जन मिलके फिल्म बना रहे हैं, तो एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए प्री प्रोडक्शन का ये पार्ट का, दूसरे ने प्रोडक्शन का रिस्पॉन्स, तीसरे ने पोस्ट प्रोडक्शन का। पोस्ट प्रोडक्शन में मेनली कंपाइलिंग एंड कंपोजिटिंग आता है, कंपाइलिंग एंड कंपोजिटिंग। जब प्री प्रोडक्शन जो है पूरा प्लानिंग है, प्री प्रोडक्शन मीन्स प्लानिंग, प्रोडक्शन मीन्स प्लानिंग को हम लोग एग्जीक्यूट करने लगते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन मीन्स उस चीज़ को जो आपने प्रोड्यूस किया है, हाँ, उस चीज़ को आप पूरा समेटते हो, ओके, कंपाइल करते हो और उसको प्रॉपर अरेंज करते हो, मतलब उसको जमा करते हो और फिक्स करते हो। ओके, जैसे कि हमारा फिल्म मेकिंग बिजनेस है, फिल्म मेकिंग में आपने फर्स्ट सीन शूट किया, सेकंड सीन शूट किया, थर्ड सीन शूट किया, फोर्थ सीन जो है आप शूट नहीं कर पाए क्योंकि एक्टर अवेलेबल नहीं था, कैमरामैन का कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर और उसमें कुछ एनिमल था तो वो हो नहीं पाया। आप डायरेक्ट 5वां सीन शूट करते हो, 6th सीन शूट करते हो, 7th सीन नहीं हो पाया क्योंकि जो मेन एक्टर था वो गांव में चला गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बिना जितने शूट सीन है
फिर आपने 9th सीन शूट किया, फिर आपने 11th सीन शूट किया। ओके, जो बचे हुए जो हैं वो आप बाद में शूट करते हो। तो क्या हो गया कि धीरे धीरे आपको मालूम है ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो आप लास्ट लास्ट में शूट कर देते हो। फिर वो सब इतना सब जो गार्बेज इतना सब हो गया है, उसको आपको फिर पूरा ये करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, फिर आपको उसको एडिट करना पड़ेगा, मेनली एडिटिंग। पहले अगर 3 घंटे का मूवी होता था तो लोग बनाते बनाते 4-5 घंटे का मूवी बनता था, 5। फिर उनको क्या करना पड़ता था, उसको एडिट करना पड़ता था कि नहीं 4 गाना ज़्यादा होता है, आप 1 गाना काट दो, क्योंकि इतना तो 3 घंटे से ज़्यादा थिएटर में। तो ये जो सब काम होता है ये होता है पोस्ट प्रोडक्शन में। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बस हो गया। 44 आज के लिए 45 मिनट्स अभी हो गया है। कल से हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल काम, कुछ वीडियोस मैं दिखाऊंगा, मैं सर से पूछता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम लोग। वीडियोस के साउंड नहीं आएगा तो फिर पूरा प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा। सो मैं सर से वीडियो के साउंड तो आने चाहिए आपको, आएंगे तो वीडियो के साउंड तो। हाँ सर, मैं वीडियो इसमें दिखाता हूँ। तो जैसे गूगल मीट में कैसा होता है कि 3 टैब होता है, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो जैसे आप जैसे स्क्रीन शेयर करते होंगे ना, तो आपको राइट साइड में ये दिखाता होगा इंक्लूड सिस्टम साउंड ऐसे करके कुछ आता होगा। राइट साइड में 1 मिनट। हाँ, राइट साइड में जैसे अपने स्क्रीन शेयर करते हैं ना। अच्छा, एंटायर स्क्रीन विंडो और क्रोम टैब। अच्छा मैं हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो मैं एंटायर स्क्रीन नहीं, मैं यहाँ पे क्रोम टैब ए करूँगा। मैं अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं इसको पकड़ के मैं क्रोम टैब को, सॉरी, हाँ हाँ आता है आता है आता है। यस सर, अभी आएगा। एनिमेशन आएगा। इन 1930, हाँ। नहीं, साउंड अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें ये इंक्लूड कंप्यूटर साउंड करके आएगा। अच्छा अच्छा, मैं और एक ऑप्शन है, मैं देखता हूँ उसको। 1 मिनट, ये अभी मैं जाता हूँ और विंडो करके है, मैं उसमें देखता हूँ। नहीं तो एक मैं दिखाऊं, आप मुझे लिंक इस पे चैट में डालिए ना, मैं उसको ये करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ साउंड के साथ। हाँ यस सर, यस सर, मैं चैट में डालता हूँ। नहीं, अच्छा। आज सर कितने बजे तक लेना है, कि 4 बजे? हो गया अभी तो। हाँ, अभी अभी आज का रहने देते हैं। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, कल से फिर अपने सेम टाइम, जो भी टाइम अपना फिक्स है उसी पे रहेगा। चलेगा चलेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म। So we can leave.